हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। पाठ नंबर 6 हमारा चल रहा है तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था थोड़ा सा अगर रिकेप करूं तो सर हमने तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में बात कर ली थी। तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में हमने बात करी थी सर, और एक चार्ट के माध्यम से आपको बताऊं कि इसमें उत्पादन विनिमय शामिल था, साथ में इसमें व्यापार था, परिवहन था, संचार था, सेवाएं थी, इसमें मौद्रिक, बीमा, अचल संपदा, ये सब सेवाएं थी। यह सब हम बात कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। देखिए, इसको शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा बात में, आप इस बात को समझिए कि तृतीयक क्रियाकलाप सर आपने कहा था कि इसमें वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, सेवा का उत्पादन होता है। और सेवा दो प्रकार की थी, शारीरिक और मानसिक, यानी निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। अब मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, तो ये प्रत्यक्ष सेवा है। एक बिजली वाला आपके घर पे ठीक करने आया बिजली, वो प्रत्यक्ष सेवा है। लेकिन कुछ सेवा जो होती है वो अप्रत्यक्ष होती है। क्या होती है? अप्रत्यक्ष सेवाएं। कैसे सर? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप खुद बताइएगा। आपके आप अस्पताल में गए हैं। अब अस्पताल में आप दिखाने गए हैं किसको? डॉक्टर को दिखाने गए हैं। लेकिन आप उससे पहले वहां के जो एक काउंटर बना देता है, बाबू से मिलते हैं, वहां से आप पर्ची कटवाते हैं, बाकी काम करते हैं, तो उस बाबू के पास जाते हैं। जाने गए आप डॉक्टर के पास में, लेकिन इस बाबू भी आपकी एक सेवा कर रहा है, आपकी पर्ची काट रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये भी एक क्या हुई? एक सेवा हो गई। अच्छा, वैसे अगर विद्यालय के अंदर बात करें, आप पढ़ने जाते हैं, लेकिन विद्यालय में जो बाबू होते हैं वो बाबू क्या करते हैं? पूरे स्कूल का जो भी मैनेजमेंट होता है, पेमेंट संबंधी होता है, वो सब संभालते हैं। तो वो भी आपके अप्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़े हुए हैं। तो यानी ये जो एक काम हो रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, तो इसको हम अप्रत्यक्ष सेवा में डालेंगे। और यही जो सेवा आएगी ना बेटा, तो बिल्कुल आसान शब्दों में ये चतुर्थक क्रियाकलाप में आएगी। चतुर्थक क्रियाकलाप में आएगी। तो यानी चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या क्या आ जाएगा सर? चतुर्थक क्रियाकलाप के अंदर हम बात कर सकते हैं कि पहली, ये सेवा सेक्टर तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सेवा सेक्टर है। लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं। अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं, यानी सेवा का आपसे उपभोक्ता से सीधा संबंध नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दूं आपके पास में, एलआईसी की बात करते हैं। आप एलआईसी करवाते हैं तो एलआईसी का एजेंट होता है जो आपके पास में बताता है कि आपको ये जमा कराना है, ये प्रीमियम जमा कराना है। आप सीधा डायरेक्ट एलआईसी से बात, मतलब एलआईसी में जमा करा रहे पैसे, लेकिन लिंक आपके हेल्प कौन कर रहा है? वो ब्रोकर कर रहा है, दलाल कर रहा है। तो वो दलाल भी क्या हो जाएगा? वो आपके चतुर्थक क्रियाकलाप में आ जाएगा, अप्रत्यक्ष सेवाएं कर रहा है। ठीक है, तो चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होगा? एक सेवा सेक्टर होगा, ये अप्रत्यक्ष सेवाओं से संबंधित है। अब इसमें कुछ चीजें होगी जो समझिए आप। सबसे पहली बात तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि यह जो क्रियाकलाप है वो अनुसंधान, ज्ञान, यानी ज्ञानोन्मुखी है, ज्ञान और विकास पर आधारित है। इस बात को आप ध्यान रख लेना। अनुसंधान की जगह कई बार अन्वेषण भी आ जाता है, तो वो होगा चतुर्थक क्रियाकलाप। इसके अलावा यहां पर सूचनाओं का उत्पादन होता है। तो सूचनाओं के बारे में क्या होता है बेटा? 3 स्तर होते हैं। पहला तो उनका होता है कि उनको इकट्ठा किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, फिर उनका उत्पादन होता है, और उत्पादन करने के बाद में उनको प्रकीर्णन यानी फैला दिया जाता है। तो सर मेरे बात में समझ में आई है कि जैसे जैसे मैं प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, चतुर्थक बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे मेरा मेरा दायरा भी बढ़ रहा है और मेरे को जो पारस्परिक मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप? तो चतुर्थक क्रियाकलाप ये सेवा सेक्टर का है, इसमें अप्रत्यक्ष सेवा। जैसे मैंने आपको कहा था, एक उदाहरण दिया था कि स्कूल का अध्यापक वो तृतीयक में आएगा, लेकिन जो विश्वविद्यालय कॉलेज का अध्यापक आएगा वो आपके पास में अप्रत्यक्ष में आ जाएगा, है ना? तो यहां पर आप समझ चुके हैं, अनुसंधान आ जाए, अनुसंधान करना, अन्वेषण करना, जहां भी अनुसंधान अन्वेषण आ जाए आपको चतुर्थक क्रियाकलाप पर निशान लगाना है। ज्ञानोन्मुखी है, विकास पर आधारित है, और सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन हो रहा है। अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल समझिए आप, बड़े शानदार एग्जाम्पल है, और यहां पर तो मतलब आपको मजा आ जाएगा एग्जाम्पल के अंदर। देखिए, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कोई भी कार्यालय है, पेंटेंस कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। कोई भी कार्यालय है, कोई भवन है, या प्रारंभिक विद्यालय है, विश्वविद्यालय कक्षा है, अस्पताल है, डॉक्टरों के कार्यालय है, रंगमंच है, लेखाकार है, और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इसमें आ जाएंगे। प्रारंभिक विद्यालय के भी इसमें आ जाएंगे। तो समझिए आप, इसमें कोई भी कार्यालय है, आप यूं मानिए कि विद्यालय है, अस्पताल है, कोई भी ऑफिस है, उसके बाबू इसमें आ जाएंगे आपके पास में।
यहां पर जो विश्वविद्यालय अध्यापन कराएगा यानी प्रोफेसर होंगे ना, वो यहां पर आ जाएंगे। खासकर एक चीज बता रखी है आपके पास बड़ी शानदार कि प्रारंभिक विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी इसमें आ जाएंगे। प्रारंभिक विद्यालय, ठीक है। और यहां पर सुनिए आप, जो आपके रंगमंच के कलाकार होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देख के आए हैं और उस मूवी में आप किसी भी हीरो को देख रहे हैं, सामने आप चल रही है मूवी, आपका कोई संबंध थोड़ी है, आप कोई सामने थोड़ी बैठे हैं, लेकिन आपको आनंद आ रहा है, आप उसमें, वो आपकी सेवा हो रही है, तो वो भी रंगमंच का जो कलाकार होगा वो भी यहां पर आएगा। और जितने भी दलाली यानी ब्रोकर जो एजेंट होंगे, चाहे वो कोई जमीन का एजेंट हो, चाहे वो, हम इसको दलाल लिख सकते हैं, दलाली कर सकते हैं, दलाली, तो या फिर आपके LIC के एजेंट, वो सब इसमें आ जाएंगे। और एक खास बात, सबसे खास बात, यहां पर जो भी आपको कर परामर्शदाता होगा, यानी जो आपको इनकम टैक्स के बारे में बताएगा, वहां पर आपको सलाह देगा, वो भी यहां पर आएगा, कर परामर्शदाता, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, है ना। जो वित्त विभाग के अंदर या विधि में कल आपको देगा, जो लीगल एडवाइजर होगा, वो पंचम में आ जाएगा। इतना सा फर्क है, माइनर सा फर्क है। तो हमारे पास चतुर्थ क्रियाकलाप आ गया, सेवा सेक्टर है, अप्रत्यक्ष सेवा में है, अनुसंधान आ जाए, अन्वेषण आ जाए, उच्च स्तर का अनुसंधान में आ जाए, तो भी आपको चतुर्थ करना है, चतुर्थ क्रियाकलाप करना है। ज्ञान विकास सूचनाओं का ये हो रहा है। यहाँ के उदाहरण है विद्यालय अस्पताल के बाबू, विश्वविद्यालय अध्यापन, प्रारंभिक विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी, रंगमंच के कलाकार, ब्रोकर, दलाली व कर परामर्शदाता इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम करते हैं अगला पंचम क्रियाकलाप। सर ये पंचम क्रियाकलाप क्या है? ये इससे भी आगे है बेटा, पंचम क्रियाकलाप जो है वो इससे भी आगे है। अब इससे आगे कैसे है, देखिए आप बिल्कुल आराम से होले होले चीजें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। यहां पर हम पंचम क्रियाकलाप करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं या फिर हम नेक्स्ट वाले पे कर लेते हैं। हम देख लीजिए आप, इसमें मैं यहां पर देख लेता हूं। ये देखिए पंचम क्रियाकलाप में, हम पंचम क्रियाकलाप के अंदर बात करें तो वहां पर आप समझिए कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर आपको मुख्य लाइन जो है कि उच्च स्तर पर जो निर्णय लेने वाले, उच्च स्तर पर निर्णय लेने वाले व नीति निर्माण वाले, नीति जो निर्माण होंगे वो पंचम क्रियाकलाप में आएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई, जैसे मान लीजिए हम बात करें फेसबुक की बात करें, तो फेसबुक में काफी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उच्च स्तर पर जो CEO उसका बैठा हुआ है, मार्क जुकरबर्ग जो बैठे हुए हैं, तो वो पंचम में आ जाएंगे, यानी जो कंपनी का जो CEO होगा ना, वो यहां पर आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ में अगर कोई मान लीजिए नवीन एवं वर्तमान विचारों की, कोई नवीन विचारों की रचना करे, कोई आप वैज्ञानिक अनुसंधान करें, कोई खोज करें, तो वो नवीन विचार की जो रचना होगी वो भी इसमें आ जाएगी। तो क्या समझा हमने सर कि पंचम में उच्च स्तर पर निर्णय लेने वाले या नीति निर्माण, जो सरकार नीति निर्माण करती है, सरकार इसमें आ जाएगी, है ना। और नवीन जो विचारों की रचना है, उनका पुनर्गठन है, उनकी व्याख्या है, वो सब यहां पर आ जाएगा। एक खास बात बता दूं आपको मैं, अगर मैं ये बोलता हूं उच्च स्तर पर अनुसंधान करने वाले कर्मचारी कहां पर आएंगे, तो वो हो जाएंगे चतुर्थक में। उच्च स्तर तो यहां से ले लिया, लेकिन अनुसंधान आते ही आपको यहां जाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो फिर क्या समझा आपने, इसमें उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले, नीतियों का निर्माण करने वाले लोग आएंगे। नवीन, इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है बेटा, जो भी आप जैसे ज्ञान आधारित कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा आप आ जाएंगे आगे, जैसे बताया कर परामर्शदाता यहां आ जाएगा, लेकिन विधि परामर्शदाता आगे पंचम में आ जाएगा, और नवीन विचारों के रचना करने वाले लोग यहां आ जाएंगे। अब देखिए आप एग्जाम्पल सुनिए आप, इसके अंदर सरकारी अधिकारी होंगे, अनुसंधान वैज्ञानिक होंगे, वित्त एवं विधि परामर्शदाता, ध्यान करना बिल्कुल, वित्त एवं विधि परामर्शदाता, विधि परामर्शदाता यहां पर आ जाएंगे। कोई सरकार होगी वो यहां आ जाएगी, कोई कंपनी का जो CEO होगा ना, वो भी यहां पर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। वरिष्ठ व्यवसायिक जो अधिकारी होंगे, उच्च अधिकारी होंगे, सरकारी उच्च अधिकारी जो होंगे, वो सब यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उच्च अधिकारी जो होंगे ना, जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशन का जो बड़ा डायरेक्टर है, वही तो निर्णय लेगा, तो वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप समझ चुके हैं। अच्छा, खास बात इसके अंदर, यहां पर एक शब्द है बड़ा ही शानदार है, उसको हमको समझना होगा, और मैं आपको इसको बड़े अच्छे ढंग से समझाऊंगा, आपको आराम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहां पर एक शब्द आ रहा है, इधर को आप इसको छोड़िए, आप यहां देखिए, बाह्य स्त्रोतन। ये बाह्य स्त्रोतन क्या होता है? पहली बात तो आप देखिए, बाह्य स्त्रोतन एक पंचम जो क्रियाकलाप है, इसी का ही एक भाग है, यहां पर आपको दिमाग में लगाना है, ठीक है। होता क्या है, बिल्कुल आराम समझिए आप। मान लीजिए कोई देश है,
इस देश के अंदर मैं ये पेन बना रहा हूं, ये मेरा पेन है, ओके जी। अब इस पेन की क्वालिटी सही नहीं है, अब मुझे इस पेन की अगर क्वालिटी सुधारनी है, यानी मुझे इसकी क्या करनी है, गुणवत्ता सुधारनी है, ध्यान रखना आप। और इसकी कीमत क्या करनी है, कम करनी है, कीमत क्या करनी है, कम करनी है। तो मैं क्या करूंगा, बाहर की कोई संस्था है, बाहर की कोई संस्था है किसी दूसरे देश में, हाँ, उसी देश में भी हो सकती है या किसी दूसरे देश में कोई संस्था है, इसको क्या करूंगा, मैं एक ठेका दे दूंगा, मैं कह दूंगा ठेका दे दूंगा कि आप आइए और हमारे यहां पर आकर प्रोजेक्ट लगाइए। अब ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी यहां पर आएगी, यहां पर आने के बाद में यहां पर एक फैक्ट्री खोल देगी, यहां पर अपनी तकनीक लेकर आएगी, यहां पर तकनीक के साथ में अपनी पूंजी लगाएगी, है ना, और यहां पर फैक्ट्री खोल देगी। फैक्ट्री खोलने से इस वस्तु की गुणवत्ता और कीमत में, गुणवत्ता सुधर जाएगी, कीमत में कमी आ जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, यहां इस देश के जो उपभोक्ता है ना, उनको फायदा हो जाएगा सर। उनको ये फायदा हो जाएगा कि उनको कोई भी वस्तु, जो वस्तु की बात कर रहे हैं, इस पेन की बात कर रहे हैं, इस पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कम कीमत पर क्या मिल जाएगी, कम कीमत पर मिल जाएगी और उसकी गुणवत्ता भी सुधर जाएगी, गुणवत्ता भी सुधर जाएगी। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक फायदा और होगा, यहां पर जो कर्मचारी हैं, यहां पर जो लोग हैं जो बाहर जा रहे थे काम करने के लिए, उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उनको काम यही मिल जाएगा, यानी उत्प्रवास में कमी आ जाएगी, बेरोजगारी में कमी आ जाएगी, बेरोजगारी में कमी आ जाएगी। तो क्या बताया सर आपने, आप सुन लीजिए। आप बाह्य स्त्रोतन पंचम क्रियाकलाप का ये एक भाग है। जब किसी वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, कीमत को कम करने के लिए बाहरी संस्था को ठेका दिया जाता है, तो उसे हम बाह्य स्त्रोतन कहते हैं। इसमें बाहरी संस्था वहां पर अपनी तकनीक, पूंजी तथा बौद्धिक क्षमता का निवेश करती है। क्वेश्चन दूसरा बनता है, बाह्य स्त्रोतन से लाभ क्या है। तो लाभ ये करेंगे कि यहां पर उपभोक्ता को वह वस्तु कम कीमत और गुणवत्ता पर मिलती है, उस क्षेत्र में उत्प्रवास में कमी आती है, लोग वहां से पलायन नहीं करते हैं, बेरोजगारी की समस्या में कमी आती है। यहां पर एक क्वेश्चन बन गया शानदार तरीके से। अब बताइए आप, यहां पर आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे आपने यूं बनाया, आराम से इस तरीके से बनाइए डायग्राम, ये डायग्राम बना दिया है ना, यहां पर डायग्राम बना के एक वस्तु है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, कीमत में सुधार करना है, एक संस्था को ठेका दे दिया, एक डायग्राम बनाई ना आराम से, क्या दिक्कत आ रही है, मजा आ जाएगा आपको। तो ये किसकी परिभाषा हो गई। तो सर एक चीज और आती है इसमें यहां पर, और उसका नाम आता है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए, इसी कारण ही, इस बाह्य स्त्रोतन के कारण ही जब बाहरी कंपनी आती है, तो यहां पर जैसे चीन है या फिर भारत है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, यहां पर कॉल सेंटर खोल लेती है। आप जयपुर में भी जाएंगे तो कॉल सेंटर है, जेनपैक्ट का नाम है, अगर इन्फोसिस का नाम सुना होगा आपने, कॉल सेंटर है, वो कॉल सेंटर खोल लेती है, जहां से इनको लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिल जाता है। तो वो लिखा हुआ भी है कि भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं, जिससे देश में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल आसान। अच्छा सर, एक चीज और आती है इसके अंदर, यहां पर आप थोड़ा सा देखते हैं, मजा आएगा आपको। यहां पर एक चीज और आ रही है, और उस चीज का नाम है अप्रतन या ऑफशोरिंग। क्या होती है अप्रतन या ऑफशोरिंग, क्या होती है, मैं इसको यहीं पर कर लूं। अप्रतन ऑफशोरिंग में क्या है सर, कुछ नहीं है। ये जो संस्था है, अगर भैया ये संस्था यहां बीच में समुद्र आ जाए, क्या आ जाए, समुद्र, यानी किसी समुद्र पार, जब बाह्य स्त्रातल में किसी कंपनी को ठेका दे रहे हैं, वो समुद्र पार से दिया जाए, समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रतन या ऑफशोरिंग कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट, समझ रहे हैं आप। जब किसी बाहरी संस्था को, जब किसी बाहरी संस्था अभिकरण को जो काम सौंपा जाता है, वो समुद्र पार देशों को सौंपा जाए, तो उसे हम अप्रतन या ऑफशोरिंग कहते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या, बिल्कुल आसान है। तो यहां पर खास बात यह है कि विकसित देशों में अपेक्षा, इसमें इन देशों में, विकसित देशों की अपेक्षा कम पार्श्व पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाले लोग मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर अच्छे लोग रहते हैं। तो बाह्य स्त्रोतन आप समझ चुके हैं, अप्रतन ऑफशोरिंग भी समझ चुके हैं, है ना, अप्रतन ऑफशोरिंग भी समझ चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहां पर कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको अपन मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, अप्रतन और ऑफशोरिंग का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें ठेका जो भी दे रहे हैं आप, ये ठेका दे रहे हैं, वो समुद्र पार के देशों को दिया जाएगा। अच्छा, अब एक आता है होम शोरिंग। सर ये होम शोरिंग क्या होता है, होम शोरिंग कुछ नहीं है बेटा, होम शोरिंग के अंदर क्या आता है, घर पे ही ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब ये भी बाह्य स्त्रोतन का ही एक प्रकार है। इसमें आप व्यक्ति को घर पर काम करने के लिए क्या दी जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है।
ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो घर पर काम कर सके। इसको जैसे आपने कोरोना में सुना होगा, कोरोना टाइम में सुना होगा, तो इसको कहते हैं होम शोरिंग, है ना। तो देखो ये बाह्य स्त्रोतन का ही विकल्प है। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं कि घर पे ही हम उनको काम करने की ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो घर पर काम कर सके। होम शोरिंग का मतलब ये हो गया। ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, अब अंतिम पॉइंट बच रहा है इसके अंदर, अंतिम पॉइंट बच रहा है। देखिए इसमें एक लाइन हो रखी है, यहां से कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपके पास में कि श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वित करने से, चाहे वह भारत, चीन या यहां तक कि अफ्रीका का कम सकल जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है जिससे सेवा लाभदायक हो जाती है। क्योंकि जब समुद्री पार से करते हैं ना बेटा, तो वहां से आपको जो आपको कार्मिक मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, कुशल मिल जाते हैं, अंग्रेजी जानने वाले मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें आता है अंकीय विभाजन। सर ये क्या बला है अंकीय विभाजन? ये भी बिल्कुल आसान है। क्या है देखिए आप इसमें, ये इसको यूं समझिए आप कि मान लीजिए कोई देश है, ये कोई देश है। अब ये एक देश हो रहा, ठीक है, और एक देश ये रहा। मान लीजिए इसको मैं चीन ले लेता हूं, इसको मैं भारत, इसको मैं एशिया ले लेता हूं, और इसको मैंने आपने जिम्बाब्वे ले लिया। अब मुझे बताइए कि हर जगह, हर देश के अंदर अपने लोगों को अगर कोई तकनीक पहुंचानी, संचार पहुंचानी है तो एक जैसा रहेगा। चाहिए बताइए मुझे आप। एशिया, चीन के अंदर बात करें, हो सकता है कि 6G चल रहा होगा, भारत में 5G चल रहा होगा, और हो सकता है अफ्रीका के जिम्बाब्वे देश में 2G चल रहा होगा। ये हो सकता है ना, बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो क्या होता है इसमें, क्या लिखना है कि हर देश के अंदर हर देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो विशेषता वो अलग अलग होती है। तो हर देश जिस स्तर पर अपने लोगों को संचार या तकनीक की सुविधा उपलब्ध कराता है, उस आधार पर उनका अंकीय विभाजन किया जाता है, उनको अंक दिए जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, हर देश की अपनी अलग आर्थिक, सामाजिक स्तर होता है जिसके कारण उसमें विविधता पाई जाती है। उस हिसाब से हर देश अपने नागरिकों को संचार की व तकनीक की सुविधा उपलब्ध कराता है। उस आधार पर उनको अंक दिए जाते हैं, उसे अंकीय विभाजन कहते हैं। इसी कारण कोई देश विकसित में आता है, कोई विकासशील में आ जाता है, और कोई अर्धविकसित में आता है। बिल्कुल आसान है। बताइए कोई दिक्कत आई क्या? हाँ, तो इस तरीके से आपको यहां पर करना है। ओके, बताइए क्या है इसके अंदर। मैं वापस बता देता हूं आपको कि यहां पर यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराता है, उसके आधार पर हम उसे अंक देते हैं, उसे ही अंकीय विभाजन कहते हैं। जितना ज्यादा अंक होगा मालूम पड़ जाएगा वो देश आगे है, और इससे विकासशील, विकसित और हम अर्धविकसित देशों में बांट सकते हैं। अंतिम आपके पास में यहां पर कुछ है, देखिए आप। मैं अगर प्राथमिक श्रमिकों की बात करता हूं, फिर मैं द्वितीयक की बात भी कर लेता हूं, फिर मैं तृतीयक की भी बात कर लेता हूं, चतुर्थक की भी बात कर लेता हूं, और पंचम की बात कर लेता हूं। इसमें आप ध्यान रखें कि प्राथमिक श्रमिक होते हैं वो लाल कॉलर वाले श्रमिक होते हैं, लाल कॉलर वाले, बहुत मेहनत करते हैं बेटा। पंचम जो होते हैं स्वर्ण कॉलर वाले श्रमिक होते हैं। ये दोनों आपके दे रखे बहुत मोस्ट है, लेकिन बाकी भी बात कर लेते हैं। अब द्वितीयक क्या होते हैं? द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। द्वितीयक होते हैं नीले कॉलर वाले श्रमिक, तृतीयक होते हैं श्वेत कॉलर वाले श्रमिक, और चतुर्थक होते हैं आपके पास में गुलाबी कॉलर वाले श्रमिक। इसमें मोस्ट कौन से हैं? पंचम है और यहां पर। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया बेटा, है ना। तो आपको देखो यहां पर लिखा हुआ भी अंकीय विभाजन में कि भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह असंभावी है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विभाजन ज्यादा अच्छा होगा। हर जगह ही होगा। गांवों के अंदर अंकीय विभाजन, वहां पर संचार सुविधा कम होगी तो शहरों में ज्यादा होगी। किसी देश की तुलना करेंगे तो वहां पर ये कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान से आगे होगा। इस तरीके से हम अंकीय विभाजन कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने चैप्टर पूरा कर लिया है। हमने तृतीयक के बारे में पढ़ा, चतुर्थक के बारे में आज हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि यह अनुसंधान, ज्ञान, विकास पर आधारित है, सूचनाओं के बारे में बताता है, विद्यालय अस्पताल के बाबू इसमें शामिल है, प्रोफेसर इसमें शामिल है, कर परामर्शदाता इसमें शामिल है। पंचम में बात करी उच्च स्तर पर निर्णय लेने वाले, नीति निर्माण करने वाले, नवीन विचार रचना करने वाले इसमें शामिल है। विधि और वित्त परामर्शदाता, सरकार, सीईओ इसमें शामिल है। हमने बात करी बाह्य स्त्रोतन क्या होता है। जब हम किसी वस्तु की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसी बाहरी कंपनी को ठेका देते हैं, उसे हम बाह्य स्त्रोतन कहते हैं। जब ये ठेका समुद्र पार से हो जाता है तो उसे अप्रतन या ऑफशोरिंग कहते हैं। जब घर पर ही काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे हम होम शोरिंग कहते हैं। और अंकीय विभाजन का मतलब जिस आधार पर आप सूचनाएं और तकनीक उपलब्ध करा रहे हो अपने लोगों को, कोई भी देश, उस आधार पर जो दिए गए जो अंक है वो अंकीय विभाजन कहलाते हैं। और एक सूची है वो याद कर लीजिएगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं जल्द ही आपके लिए इसके ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा और बस आप यूं ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू बेटा।